ठीक है जी, तो ये जो हम पेपर कर रहे हैं ये हमारे पास पेपर है नवंबर 2022, इसका वेरिएंट 22। ये हम कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये वेरिएंट हम करेंगे अपने पास। और इसको शुरू करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बीसी इज अ सोल ट्रेडर, यानी कि ये क्वेश्चन हमारे पास किसका है, सोल ट्रेडर का क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, BC is a sole trader prepared the following trial balance from his account on 31st December 2022। ये इसको क्या दिया हुआ है, आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम देख लेंगे। इसके साथ इसने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद ये आपको कह रहा है कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अब इसका नया नाम है स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये मैंने आपको नाम बताया हुआ है, ये इसका नया नाम है। ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते रहते हैं और साथ साथ चीज़ें देखते जाएंगे कि क्या करना है हमें। सबसे पहले नंबर वन हमें कह रहे हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री एट 31st अगस्त। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है साल के आखिर में। देखो, सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि वो 31st अगस्त का डेटा आपको दे रहा है। इसका मतलब है इसका एयर शुरू हुआ होगा, इसका ओवर एयर लाजमी शुरू हुआ होगा September 1, 2021 में, और एयर खत्म हुआ है 31st अगस्त 2022 में। ये बात मैंने आपको बताई हुई है, जब भी एयर खत्म होता है उसके अगले महीने की पहली डेट ले लो। ठीक है, तो उसका अगला महीना कौन सा, September 1, और एयर पीछे ले जाओ 2021 कर दो, तो एक साल ये हो गया आपके पास। ठीक है। अच्छा जनाब, अब ये आपको कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास कितनी है, 12,000 की है। ठीक है भाई, ये बात हो गई। तो ये तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको पता है कि ये हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में भी लिखेंगे, और ये आपकी SOFP में भी चली जाती है, दोनों जगह ये चीज़ जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, उसके आगे क्या हो रहा है, कह रहा है कमीशन रिसीव्ड 800 वॉज ओविंग एट 31st August 2022। तो कह रहा है कमीशन ओ था, आप ओ कर रहे थे साल के आखिर में, तो कमीशन का मैं अकाउंट बना लेता हूँ। ये इनकम का अकाउंट है, इनकम। कमीशन क्या है, इनकम है। कमीशन है मेरे पास इनकम। और इनकम के अकाउंट में हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अप्पा रूल लग रहा होता है, अप्पा। अप्पा, अक्रूड, प्रीपेड, अक्रूड और प्रीपेड। ठीक है। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, APPA। ये रूल हमारे पास लग रहा होता है। ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम देखते हैं कि भाई इस साल इसने पेमेंट कितनी कर दी है। इस साल अगर हम देखें, यहाँ इसने दिया हुआ है कमीशन रिसीवेबल 2,200। ये पैसे आपको मिल गए तो बैंक हो जाएगा डेबिट, और ये हो जाएगा क्रेडिट। ये यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे मैं बैंक लिख सकता हूँ। ठीक है। ये सारा काम इतना लंबा चौड़ा आपको एग्जाम में करना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता रहा हूँ। और साल के आखिर में क्या है, अक्रूड है। तो अक्रूड हमने लिखा हुआ है इस तरफ आएगा क्रेडिट साइड पर, तो 800 यहाँ पर मैं लिख लूंगा। एक्चुअली क्या हो रहा है, 2,200 में मैं 800 ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं गया, मैंने लिख लिया कि भाई यहाँ पर मैं 800 ऐड कर रहा हूँ कमीशन रिसीवेबल मेरे पास, तो इसको मिला लूंगा मैं, तो मेरे पास ये 3,000 बन जाएगा। ठीक है। अब ये जो 800 की वैल्यू है ना, ये 800 की वैल्यू SOFP के अंदर आएगी अदर रिसीवेबल में। ये SOFP में आएगी अदर रिसीवेबल में, क्योंकि ये आपका करंट एसेट है, अमाउंट अक्रूड है, ये आपको लेनी है अमाउंट। ठीक है। सही है, ये बात समझ में आ गई आपको, ये चीज़ हमारी यहाँ तक ही हो गई। आगे हम चलते हैं। कह रहे हैं द बैलेंस शोन फॉर सैलरीज। सैलरी का जो बैलेंस दिखाया हुआ है ऊपर, वो हम जाके देख लेंगे। कवर्स 11 मंथ्स टू 31st जुलाई 2022। उसने बता दिया वो 11 महीने का है जो उसने पे किया हुआ है 31 जुलाई को। हमारा ईयर का बैंड हो रहा है, वो हमने देख लिया कि 31 अगस्त 2022 को हो रहा है। और ये आपको बात बता रहा है 31 जुलाई 2022 की, यानी कि एक महीने का सैलरी हमने नहीं दी हुई, यानी कि एक महीने की सैलरी अक्रू हो गई। आगे कह रहे हैं सैलरीज फॉर August 2022 आर ड्यू एंड अनपेड। ड्यू है और अनपेड है। देयर हैव बीन नो सैलरी इंक्रीजेस ओवर द प्रीवियस 12 मंथ्स एंड एन इक्वल अमाउंट इज पेड ईच मंथ। हर महीने हम इक्वल सैलरी देते हैं। ठीक है भाई। तो हम देख लेंगे 11 महीने उसने कितनी सैलरी दी है। हम ऊपर आते हैं सैलरी। सैलरी हम देखते हैं भाई, सैलरी ये रहा सैलरीज। ये सैलरीज इसने दिया हुआ है 53,900 को हम कर देंगे डिवाइड बाय 11। तो मैं कैलकुलेटर से करता हूँ 53,900 डिवाइड बाय 11, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4,900। ठीक है भाई।
मेरे पास आंसर आ रहा है 4900। ये क्या है हमारे पास, अक्रूड सैलरी है। ये हमारे पास क्या है, अक्रूड सैलरी। एक महीने की सैलरी 4900 है, उसने 11 महीने की दी हुई है। काम आपके लिए आसान बना दिया कि उसने बोला कि एक महीने की नहीं दी हुई, आपने ऐसा किया कि 11 महीने का टोटल आपको पता है, और आपको पता है हर महीने सेम अमाउंट जा रहा है, तो आपने डिवाइड बाई 11 किया। एक महीने की सैलरी आ गई 4900। अब आप क्या करेंगे, 4900 को 53900 में प्लस कर देंगे, और इसको जब आप प्लस करेंगे तो प्लस करके मेरे पास आंसर आ रहा है 58,800। ये आपके पास आंसर आ रहा है। इस आंसर को हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो 4900 है, ये अक्रूड अमाउंट है। अक्रूड अक्रूड अमाउंट ये हमारी लाइबिलिटी है। तो ये अदर पेबल के अंदर जाएगा जब हम करंट लाइबिलिटीज लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, एसओएफपी में जब हम जाएंगे तो करंट लाइबिलिटी के सेक्शन में ये चीज आएगी। अदर रिसीवेबल करंट एसेट के सेक्शन में आता है ट्रेड रिसीवेबल के साथ, ठीक है भाई। और ये करंट लाइबिलिटी में आता है ट्रेड पेबल के साथ अदर पेबल। तो ये बात हम कर लेंगे। आगे चलते हैं भाई। कह रहे एट 31 अगस्त 2022 रेट्स वर प्रीपेड। रेट आपने क्या कर दिए, प्रीपे कर दिए। प्रीपे मतलब आपने पहले से दे दिए 300। तो मैंने आपको बात बताई हुई कि यार जो प्रीपे वाली चीज होती है ना भाई, उसको हम माइनस कर देते हैं। उसको हम क्या कर देते हैं भाई, माइनस कर देते हैं। तो हम रेट्स पर आएंगे ऊपर। रेट्स देखते हैं हम किधर गिवन है हमारे पास, ये रेट्स गिवन है। यहाँ पर रेट्स गिवन है हमारे पास। इससे मैं माइनस कर दूंगा 300। तो जो सिंपल सी कैलकुलेशन है, मेरे पास 5700 की अमाउंट आ जाएगी। 5700 की अमाउंट में रिकॉर्ड करूंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। और ये जो 300 है मेरे पास, ये देखो प्री पे कर दिया। अगर एक्सपेंस हम प्री पे करते हैं तो आपको बताया हुआ है, एक्सपेंस अगर प्री पे होता है तो ये कहाँ जाता है, ये भी अदर रिसीवेबल में जाता है, और करंट एसेट के अंदर एसओएफपी में, ठीक है। ये बात हमने कर ली। आगे चलते हैं भाई। आगे वो हमें कह रहा है इंश्योरेंस इंक्लूडेड 700। इंश्योरेंस में 700 शामिल है, कवरिंग अ प्राइवेट इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर बीसी। अच्छा, इंश्योरेंस के अंदर आपने प्राइवेट इंश्योरेंस शामिल कर ली। प्राइवेट मतलब अपनी, ठीक है। अपनी इंश्योरेंस जब शामिल कर ली तो वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो ड्राइंग आपने की है। और हमने पढ़ा है कि भाई ड्राइंग तो शामिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि भाई ओनर अलग है और जो मतलब यानी कि बिजनेस है वो अलग है, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या बात हुई, जो ड्राइंग है उसको हमें निकाल देना चाहिए। जो इंश्योरेंस हमने दी है ये 700 ड्राइंग में जाके तो ऐड होगा। जब हम एसओएफपी बनाएंगे तो ड्राइंग तो बढ़ जाएगी हमारे पास एसओएफपी में 700 से। लेकिन यहाँ पर हम निकालेंगे इंश्योरेंस से, यहाँ से हम निकाल देंगे। तो इंश्योरेंस पे मैं जाऊंगा, मैं यहाँ माइनस कर दूंगा भाई। 9600 में से मैं 700 माइनस कर दूंगा। 700 मैंने माइनस कर दिया, तो मैं करता हूँ, मेरे पास आंसर आ रहा है 8900। 8900 मेरे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है भाई। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। कह रहे हैं फोर्थ सिक्स पर, द repairs included 4000 that related to a new attachment for machinery। कह रहा है कि यार ये जो रिपेयर है ना आपके, इसमें 4000 शामिल हैं जो रिलेटेड है न्यू मशीनरी के साथ। अच्छा, अब देखो, मशीनरी का जो खर्चा है वो आपका क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसओएफपी में जाता है। इसने उसको क्या रिकॉर्ड कर दिया, इसने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लिया। ये सारी डिस्कशन आपको पता है हम कर चुके हैं, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का टॉपिक भी कर चुके हैं, काफी क्वेश्चंस इसके कर चुके हैं। तो इसने क्या किया, इसने कैपिटल, इसने रिपेयर्स में शामिल कर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ठीक है। न्यू मशीनरी खरीदी थी, उसने उसको गलती से रिपेयर में डाल दिया। तो अब क्या करेंगे, रिपेयर से कम कर देंगे, ठीक है। रिपेयर से कम कर देंगे हम। ये काम करेंगे, रिपेयर से माइनस करेंगे 4000 को जाके, और कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे। कैपिटल में ऐड करेंगे तो एसओएफपी में जब हम लिख रहे होंगे मशीनरी, तो वहाँ 4000 हम ज्यादा से रिकॉर्ड कर रहे होंगे। कैपिटल को बढ़ा दूंगा मैं, क्या करूंगा, इसकी डबल एंट्री क्या है कि मैं मशीनरी को अपने पास बढ़ा दूंगा 4000 से, और किसको कम कर दूंगा, रिपेयर, इंश्योरेंस रिपेयर जो मेरे पास है, रिपेयर, इंश्योरेंस रिपेयर को 4000 से मैं कम कर दूंगा। ये मेरे पास डबल एंट्री बनेगी। तो मैं ऊपर चलता हूँ, देखता हूँ भाई कहाँ पे मेरे पास इसने रिपेयर्स वगैरह के बारे में बात बताई हुई है। तो ये देखो, ये रिपेयर्स बताया हुआ 12400।
अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं, मैं लाइन नहीं बनाता, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई 12,400 से मुझे 4,000 माइनस करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। 8,400 आपके पास आंसर आ जाएगा। 8,400 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा जनाब, अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आरबीएम यूज कर रहे हैं। आपको बताया हुआ है कि आरबीएम हम किस पर लगाते हैं? नेट बुक वैल्यू पर। और नेट बुक वैल्यू कैसे निकलती है? जब कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू आती है, उस पर रेट लगाएंगे। कह रहा है अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ एनी परचेज। जब भी खरीदा हो, चाहे साल के शुरू में, साल के बीच में, साल के आखिर में, आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा देंगे जिस साल खरीदा है। देयर वर नो डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर। इस साल आपने कोई डिस्पोजल भी नहीं किया। प्रेमिसेस को तो कह रहे डेप्रिशिएट करना ही नहीं है आपने। तो हम आ जाते हैं और हम आकर देखते हैं कि भाई ये जो मशीनरी हमारे पास है ये कहाँ गिवन है, और इस पर हम डिप्रिसिएशन लगा देंगे। तो मैं ऊपर आता हूँ, ये मेरे पास मशीनरी गिवन है 52,000 की, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी की उसने मुझे दी हुई है। कितनी दी हुई है? उसने दी हुई है 28,400। तो इसमें से मैं माइनस करता हूँ 28,400। इसका मैं आंसर देखता हूँ, मेरे पास कितना आ रहा है? 52,000 माइनस 28,400। इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 23,600। ठीक है भाई। इसका आंसर मेरे पास, अच्छा इसमें एक और चीज़ करनी है। इसमें आपको याद है हमने इसमें शामिल करना था, ये जो नीचे हमने एक एडजस्टमेंट की थी कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली, 4,000 से मशीन में बढ़ा दूंगा अपनी। तो जो 23,600 मेरे पास आंसर आ रहा है, बल्कि एक साथ ही कर लेता हूँ, इसमें मैं 4,000 भी बढ़ा लूंगा, क्योंकि 4,000 से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था और मैंने गलती से रिपेयर में डाल दिया था। तो इसको मैं 4,000 भी बढ़ा लेता हूँ अपने पास, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 27,600। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, मेरी ये नेटबुक वैल्यू है। वैसे मेरी नेटबुक वैल्यू पहले अगर मैं देखता तो कम आ रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने 4,000 इसमें और ऐड बैक कर लिया ताकि मेरे पास आंसर सही आ जाए। 27,600 आ गया। अब इस पर मैं सीधा सीधा 20% लगा दूंगा, वो तो कोई मसला ही नहीं है। 20% मैं इस पे लगा रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5,520। ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है भाईजान। तो ये एडजस्टमेंट भी हमारे पास हो गई। साथ बस ठीक है, सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब हम आते हैं ज़रा अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाने की तरफ। ठीक है भाई, ये बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई? हम सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं। उसमें से हम माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न। इसमें से हम माइनस करते हैं भाई सेल्स रिटर्न। ठीक है भाई। अगर कोई सेल रिटर्न होगा इसमें से माइनस करके उसकी वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, मेरे पास रेवेन्यू की वैल्यू उसने ये दी हुई है 231,500। ठीक है भाई, ये आपके सामने 231,500। उसमें से क्या कर रहा है, सेल रिटर्न ये माइनस कर रहा है 3,600। तो 3,600 को माइनस कर दूंगा। इन दोनों वैल्यूज को लिखता हूँ, माइनस करूंगा, आंसर निकालूंगा। तो रेवेन्यू में लिख देता हूँ कि मेरे पास आ गया 231,500, और इसमें से माइनस हो जाएगा मेरे पास 3,600। ये माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 227,900। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें से आपको पता है कि हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल में आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई? हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। सबसे पहले हम लिखते हैं भाई यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, मैं ऐसे शॉर्ट में देख रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूरा लिखना होगा इन्वेंट्री। ठीक है। उसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस, प्लस माइनस आप कर सकते हैं, अलबत्ता प्लस माइनस का कोई मसला नहीं है। इसमें आप लिखते हैं परचेजेस। फिर अगर परचेज रिटर्न हुआ है तो वो माइनस होगा। इस सवाल में मैंने देख लिया था, नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे। फिर उसमें ऐड करते हैं कैरेज। कैरेज इनवर्ड। अच्छा यार, याद रखो, कैरेज हमारे पास दो किस्म का होता है। कैरेज हमारे पास दो किस्म का होता है। कैरेज हमारे पास दो किस्म का होता है। एक होता है कैरेज इनवर्ड, एक होता है कैरेज आउटवर्ड। यार कैरेज इनवर्ड क्या होता है? जब गुड्स आप बिजनेस में लेकर आ रहे होते हैं, जब आप सामान खरीदते हो बिजनेस में लेकर आ रहे होते हैं, उसको हम कैरेज इनवर्ड कहते हैं। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनता है। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? जब हम माल डिलीवर करते हैं, तो अगर हम किसी को फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, उसमें जो हमारा खर्चा आ रहा है, तो उसको हम कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। और ये आपका एक्सपेंस में जाता है। ये आपका एक्सपेंस एक्सपेंस में जाता है। ठीक है, ये छोटी सी बात थी तो मैंने कहा दोबारा इसका हम क्लियर कर लें। अच्छा जी,
तो कैरेज इनवर्ड आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या आता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। अब मैं डेटा देखता जाता हूँ, वैल्यूज लिख लूंगा अपने पास। देखो मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही 11,100 की। ये मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री देख ली। फिर मेरे पास मैं देख लेता हूँ एक साथ ही वैल्यूज, ताकि हमें लिखने में आसानी हो। उसके बाद मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास परचेजेस किधर हैं। परचेजेस में देखता हूँ, पेबल, रिसीवेबल, रिपेयर, सर्विस, कैरेज इनवर्ड। परचेजेस कहाँ दी हुई है इसने, परचेजेस सबसे ऊपर दी हुई है, ये रहा। 120,000 की परचेजेस दे दी इसने आपको, ठीक है। 120,000 की परचेजेस आ गई। अच्छा जनाब, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कैरेज मैंने देखा था, कहीं पे था। कैरेज कैरेज कैरेज, ये रहा सबसे आखिर में दिया हुआ है, कैरेज 400। कैरेज 400 आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो कैरेज उठा के लिख लेंगे। उसके बाद सबसे आखिर में उसने आपको दी हुई है क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000 की। क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000 की है। तो ये सारी वैल्यूज हम आके अब अपनी जगह लिख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री हमने देखा 11,100 की थी। परचेजेस हमने 120,000 देख लिया था। कैरेज इनवर्ड हमारे पास 400 था। और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 12,000 थी। ठीक है, अब मैं इन सब चीज़ों को करता हूँ अपने पास। तो 11,100 प्लस 120,000 प्लस 400 माइनस 12,000। इसका मेरे पास आंसर आ रहा है वन। चाहूँ तो यहाँ लिख लेता हूँ 119,500। ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे इसको। दोबारा चाहें तो आप कॉस्ट ऑफ सेल लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। एग्जाम में आप यही करना कि एक लाइन छोड़ के लिखना, ताकि अगर कुछ आपको याद वाद आता, कोई चीज़ रह जाए, तो आपके पास जगह हो कि आप उसको कर सकें। ठीक है जनाब। अच्छा जी। अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर ही हमारा कॉस्ट ऑफ सेल निकल गई। अब कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होगी ऊपर से, तो मैं इसको माइनस कर लेता हूँ अपने पास। देखते हैं तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 108,400। ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ग्रॉस प्रॉफिट। ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा, इसके बाद हमने बात पढ़ी हुई कि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम ऐड करते हैं अदर इनकम, अगर आपको याद हो। हम ऐड करते हैं अदर इनकम। हर सवाल में नहीं होती, लेकिन जिसमें होगी उसमें करेंगे। जैसे इस सवाल में था हमारे पास कमीशन रिसीवेबल, हमने देख लिया था वर्किंग करते हुए। हमने देख लिया था कि हमारे पास क्या था भाई, कमीशन रिसीवेबल। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कमीशन, कमीशन रिसीवेबल का अमाउंट था। और कितना अमाउंट था, सवाल में आके हम देख लेते हैं। कमीशन रिसीवेबल, ये देखो, ये 2,200 प्लस 800, 3,000 आपका आंसर आ रहा था। ठीक है भाई, तो हम एग्जाम में ऐसे ही करेंगे। आप यहाँ पे ब्रैकेट में उसको दिखाओगे तो भाई कमीशन रिसीवेबल मेरे पास 2,200 था, प्लस 800, और आंसर मेरे पास 3,000 आया। ठीक है भाई, ये आपने लिख लिया कि आपको एक कमीशन रिसीवेबल है। और देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ और, तो हाँ ये देखो एक और चीज़ दी हुई है, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव भी इनकम होती है हमारी, तो ये भी हम लिख लेंगे। ये 1,400 हमारे पास है, तो सीधे सीधे मैं आऊँगा, डिस्काउंट रिसीव, ये 1,400 है। तो देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 3,000 प्लस 1,400, 4,400। ये आ गया। ऊपर से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ कि मेरे पास 108,400 प्लस 4,400, ये आ रहा है मेरे पास 112,800। इसका कोई नाम नहीं होता। ये जो हमने चीज़ निकाली इसका कोई नाम नहीं है, उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। एक्सपेंसेस में लेस करता हूँ। अब बारी बारी मैं शुरू करूंगा कि भाई अपने पास करना कि क्या क्या मेरे पास एक्सपेंसेस है। ठीक है भाई। अच्छा, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल को छोड़ के। सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड आ गया 600 का मेरे पास, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड में लिख लेता हूँ, तो मेरे पास है डिस्काउंट अलाउड, और ये मेरे पास है 600 का। ठीक है भाई। इसके बाद क्या है मेरे पास, इसके बाद मेरे पास है डिस्काउंट रिसीव, तो इनकम है। इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस में हम क्या कर रहे हैं, ये वर्किंग हमने करके दिखाई थी, 8,900 आ रहा था। उसके बाद रिपेयर्स में भी हमने वर्किंग करके दिखाई थी। तो इन दो चीज़ों को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसकी वर्किंग दिखा देते हैं कि मेरे पास पहले इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में मेरे पास क्या हो रहा था, 9,600 थी, 9,600 थी। न्यू मैसेज। अच्छा जी, इंश्योरेंस मेरे पास 9,600 थी, माइनस हमने क्या किया, इसमें से 700 कर दिया था।
ठीक है, जब हमने ये माइनस किया था तो हमारे पास 8,900 आंसर आ रहा था। उसके बाद हमारे पास रिपेयर थी, जिसमें इसने गलती की हुई थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को इसने रेवेन्यू बना दिया था, तो उसको माइनस करेंगे अपने पास से। और हमें 4,000 ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं मशीनरी में, अगर आपको याद हो डिप्रिसिएशन निकालते वक्त हमने ये काम किया था। तो ये हमारे पास 8,400 आ रहा था। ठीक है, 8,400। उसके बाद आप आ जाओ सैलरीज। तो सैलरी में देखो क्या किया था, एक महीने की अक्रूड थी, अक्रूड हमेशा ऐड होता है, 58,800 आ रहा था। रेट्स हमारे पास 300 प्रीपेड था, वो हमने माइनस किया, 5,700 आपके पास आ रहा था। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को अपने पास लिख लेते हैं। मैं लिखता हूँ, मेरे पास आ जाएगा सैलरीज। सैलरी में भी हम वर्किंग दिखा देंगे इसको 53,900, और इसमें प्लस कर देंगे 4,900, क्योंकि एक महीने का लोन जो था, वो सॉरी, एक महीने की जो सैलरी थी वो हमने निकाल ली थी, वो अक्रूड थी। इसका आंसर आ रहा था 58,800 हमारे पास। फिर मेरे पास है रेट्स। अच्छा, रेट्स में क्या है, 6,000 - 300। तो जहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया तो वहीं रोक देना, मैसेज कर देना। ठीक है, बोलना नहीं, लेकिन मैसेज कर देना, तो फिर हम वहीं पर उसको देख लेंगे। 5,700 आपके पास आएंगे। इसके बाद हमारे पास है डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन किसकी हम निकाल लें, मशीनरी की। ठीक है, अब अगर आपके पास जगह ना हो एग्जाम में यहाँ पर, तो नीचे उसको आप वर्किंग करके दिखा देंगे। नीचे आप उसको वर्किंग करके दिखा देंगे कि आपके पास क्या वैल्यू आ रही थी। आपके पास आ रही थी 27,600, इसका आपने 20% निकाला था। ठीक है, ये वैल्यू आपने निकाल ली थी, इसका 20% निकाला, तो 5,520 आपके पास आंसर आ रहा था। तो आप वर्किंग में दिखा देंगे इसको कि भाई 27,600 मल्टीप्लाई बाई 20%, इसका आंसर आपके पास आ रहा था 5,520। अब इन सारे एक्सपेंसेस का सम कर लेंगे हम। ठीक है, आप भी कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। जहाँ कुछ गलत हो वो हम देख लेंगे। तो ये जी 87,920 मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लूंगा इसको, 87,920, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। ऊपर से मैं इनको माइनस करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 24,880। और यहाँ डबल लाइन लगा दूंगा कि भाई मेरा काम खत्म हो गया। और उसको हम बोल देते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रेमिसेस की नहीं निकालेंगे, प्रेमिसेस की यार, इसमें ये कहानी है, प्रेमिसेस की इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि इसने, आप देखो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट में बताया हुआ है। इधर आ जाओ, कह रहा है प्रेमिसेस आर नॉट डेप्रिशिएटेड, ये इसने बात बता दी। अगर ये नई बात बताता तो हम नहीं करते, तो इसने हमें सवाल में बता दिया, तो इस वजह से हमने नहीं किया। ठीक है भाई इधर। अच्छा जी, ओके, क्लियर हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं, ये पार्ट हमारा हो गया यहाँ तक डन, 12 मार्क्स आ गए। अगले पे चलते हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट करो वर्किंग कैपिटल। आपसे कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल निकालो। यार ये देखो, हम बात कर ही चुके हैं कि वर्किंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये हमारा काम होता है। अब करंट एसेट में क्या क्या आता है हमारे पास, अगर मैं करंट एसेट की बात कर लूँ, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास, ठीक है, और अदर रिसीवेबल है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास बैंक होता है, और उसके बाद हमारे पास कैश होता है। इसी तरह करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास क्या होता है, ट्रेड पेबल होते हैं, अदर पेबल होते हैं, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, अगर बैंक ओडी है, तो बैंक यहाँ नहीं आएगा बल्कि यहाँ आएगा। सही है, ये चीज़ मेरे पास होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल निकालना है। अब देखो यहाँ पे तो वर्किंग कैपिटल कह रहा है, अगर वर्किंग कैपिटल रेशो कहता है तो हम क्या करते हैं, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी कर देते हैं, फिर रेशो में आंसर आता है 2:1 या इस तरह करके कुछ। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल सिंपल इस तरह निकलता है, वर्किंग कैपिटल रेशो इस तरह से डिवाइड करके निकलता है। भारत, हम आगे आ जाते हैं। अब इसने कहा वर्किंग कैपिटल निकालो, तो मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास करंट एसेट्स क्या क्या है। मैं यहाँ पे अपने पास नोट कर लेता हूँ कि भाई करंट एसेट्स क्या क्या है। तो इन्वेंट्री मेरे पास है, ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल। आपको भाई एग्जाम में पूरे पूरे नाम लिखने होंगे, अभी हम तो इसको मैं शॉर्ट यूज कर रहा हूँ, ताकि हमें जो है ना टाइम हमारा सेव हो जाए। अच्छा जी। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं, हम देखते हैं कि भाई हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है। अब यार देखो, ये मुझे बताओ कि यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेंगे, कौन सी इन्वेंट्री लेंगे भाई। SOFP में ये जाती है सारी चीज़ें। तो ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं या क्लोजिंग लेंगे, जरा जल्दी से मुझे चार्ट पे बता दो भाई।
ओपनिंग लेनी चाहिए हमें यहाँ पे या क्लोजिंग लेनी चाहिए? ओपनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करें या क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करें? तो हम क्या करेंगे भाई, हम रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग। वेरी गुड, शाबाश, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्यों? क्योंकि एज एट आज वो पूछ रहा है आपसे, आज पूछ रहा है 31 दिसंबर को, तो भाई 31 दिसंबर की इन्वेंट्री बताओ ना, ओपनिंग क्यों बता रहे हो? तो ये क्लोजिंग आ रही थी 12,000। और ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कितनी गिवन है हम देख लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू 19,200 इसने दी हुई है, तो मैं लिख दूंगा 19,200। अब अदर रिसीवेबल में हमारे पास दो चीजें आ रही थी, एक था कमीशन रिसीवेबल जिसकी वैल्यू थी 800, जिसकी वैल्यू थी 800, 800 उसकी वैल्यू थी कमीशन जो हमने हमें अक्रूड था। इसी तरह हमने 300 का रेंट प्रीपे किया हुआ था, तो वो भी आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोनों चीजें। ये देखो, ये देखो क्या कह रहे हैं, रेट्स रेट्स आपके प्रीपे थे 300, तो मैंने आपको बताया था ये अदर रिसीवेबल में आता है। इसी तरह नंबर टू देख लो, कमीशन रिसीव 800 वॉज ओविंग। तो अगर इनकम इनकम आपकी अक्रूड होती है तो वो अदर रिसीवेबल में आती है, और अगर एक्सपेंस आपका प्रीपेड होता है तो अदर रिसीवेबल में आता है। क्या रूल हमने पढ़ा कि भाई देखो, इनकम इनकम अगर आपकी अक्रूड है और एक्सपेंस अगर आपका प्रीपेड है, तो ये दोनों चीजें आपकी कहाँ आती हैं, अदर रिसीवेबल में आती हैं करंट एसेट के अंदर। इसी का वाइस वर्सा ले लो, अगर इनकम मेरी प्रीपेड है और अगर मेरा एक्सपेंस अक्रूड है, तो ये दोनों चीजें कहाँ आएंगी, अदर पेबल में आएंगी, करंट लाइबिलिटी में। ठीक है, तो मैं 800 प्लस 300 कर लेता हूँ, तो आसान सी बात है 1100 आ जाएगा मेरे पास। अब इन तीनों चीज़ों को मैं ऐड कर लेता हूँ, इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 32,300। ठीक है, आप भी कैलकुलेटर से चेक करते रहें, जहाँ कोई मसला हो तो बता दें। करंट एसेट के बाद हमारे पास है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, इसमें सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, ट्रेड पेबल आएगा। भाई एग्जाम में पूरा लिखना होता है, ठीक है, मैं भी लिख रहा हूँ इस तरह। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल की वैल्यू कितनी है, 7,300 उसने आपको दी हुई, एज इट इज लिख लेंगे भाई, 7,300 लिख ली मैंने। ठीक है भाई, 7,300 मैंने वैल्यू लिख ली। अच्छा, अब इसमें अदर पेबल भी आएगा आपके पास। अदर पेबल, अदर पेबल में क्या है, आपको याद होगा कि सैलरी इससे नहीं दी हुई थी, एक महीने की सैलरी। ठीक है, ये देखो सैलरी नहीं दी हुई थी एक महीने की, 4,900 हमने लिखा भी था, ये अदर पेबल में करंट लाइबिलिटी में जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर आकर, तो ये आपके पास 4,900 ये आ जाएगा। अच्छा, फिर देखो हमने बैंक नहीं लिया था पहले। बैंक इसलिए नहीं लिया था क्योंकि देखो 4,100 बैंक आ रहा है आपका क्रेडिट साइड पर, ये क्रेडिट है ना, क्रेडिट साइड पर बैंक आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो रहा है आपके पास। ठीक है, क्रेडिट साइड पर आ रहा है बैंक 4,100, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिख लेते हैं कि भाई बैंक ओवरड्राफ्ट हो रहा है, अब पूरा लिख लेंगे, बैंक 4,100 से। अब इन सबको मैं सम कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास आ गया 16,300। तो बल्कि ऐसा कर लेते हैं कि इसको मैं मिटाता हूँ जरा, इसको जरा मैं मिटा लेता हूँ। कैलकुलेशन आसानी हो जाए, इसको हम यहाँ पे ना लिखो, इसको लिखो 32,300 यहाँ, और इसका टोटल करके लिख लो 16,300 यहाँ पर। ठीक है, अब एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगा, ये आपके पास आ रहा है भाईजान 16,000। ठीक है, ये हमारा वर्किंग कैपिटल आ गया 16,000, उसको हमने कह दिया वर्किंग कैपिटल। ये मेरे पास आ गया 16,000। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है कि बीसी हैज बीन मेकिंग फ्यूचर प्लान्स फॉर बिजनेस एंड ही नीड्स टू परचेज 6,000 ऑफ मशीनरी इमीडिएटली, फॉरन चाहिए। ठीक है, देयर आर टू ऑप्शंस टू फाइनेंस द परचेज। ऑप्शन वन क्या है, अब इसको 6,000 की मशीनरी चाहिए, दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन है ऑन क्रेडिट पे ले ले विद फुल अमाउंट 6,000 पेबल इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर पैसे देने, और इस पे ले ले। ये ऑप्शन टू है कि ऑप्टेन अ 6,000 8% लोन रीपेबल इन 5 ईयर्स, जो कि 5 सालों में आपने देना है। तो अब आपने इसके बारे में बात लिखनी है। ऑप्शन वन अगर आप चूज करते हैं, ठीक है, अगर आप ऑप्शन वन चूज कर रहे हैं, मैं सिर्फ
शॉर्ट में इसके पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो उसमें हमें क्या बात होगी, तो ये हम बात बता देते हैं कि जब ऑप्शन वन आप लेते हैं तो ऑप्शन वन में आपको क्या फायदा होगा और ऑप्शन टू में आपको क्या फायदा होगा। ठीक है जनाब। तो ऑप्शन वन में ये देखो नुकसान क्या होगा कि जब मैं ये लूंगा 6,000 फुल अमाउंट ऑन क्रेडिट विथ 6,000, तो क्रेडिट मेरा बढ़ जाएगा, करंट लाइबिलिटी मेरी बढ़ जाएगी। और हमने पढ़ा हुआ है सी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल निकालता है। वर्किंग कैपिटल, तो अगर मेरी करंट लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो सीधा सीधा इसका नुकसान क्या है कि मेरा वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल विल बी रिड्यूस, ये आप एक बात कर दोगे कि भाई वर्किंग कैपिटल आपका रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या है, फायदा ये नुकसान है, फायदा इसका है नो इंटरेस्ट पेमेंट। नो इंटरेस्ट पेमेंट, कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगी आपको। ठीक है भाई। ऑप्शन टू पर आ जाओ। ऑप्शन टू में क्या होगा कि आप जो वहां से लोन उठा रहे हो, ठीक है, तो लोन उठा रहे हो, अब यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि इंटरेस्ट पे करना है, ऊपर लिख दिया इंटरेस्ट नहीं पे करना, ये मिरर आर्ग्यूमेंट हो जाता है आपके पास। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा दूसरी बात ये है कि देखो ज़रूरी नहीं कि आपको बल्कि हम ये बात कह सकते हैं कि जो इसने टोटल अमाउंट पे करनी है ना वो हाइयर हो। टोटल अमाउंट जो पे करनी है, टोटल अमाउंट जो लोन में इसको पे करना होगी, ये विल बी हाइयर, विल बी हाइयर देन बाइंग। ये अगर खरीद रहा होता ऑप्शन वन में तो ये 60,000 6,000 ही देता। लेकिन जब ये लोन पे कर रहा है तो लोन पे ले रहा है तो उसको जो टोटल पेमेंट करेगा वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा साथ साथ। ठीक है, ये चीज़ होगी आपके पास, तो ये इसका नुकसान हो जाएगा। अच्छा, लेकिन फायदा क्या होगा आपके पास कि नो आउटफ्लो, नो आउटफ्लो ऑफ फंड्स इमीडिएटली। एकदम आपका आउटफ्लो ऑफ फंड्स नहीं होगा, ये आप कह लो आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फायदा है एक। और इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल भी होता है, ये भी हमने बात पढ़ी है, तो टैक्स भी आपका फिर कम चार्ज होगा अगर आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे। नुकसान इसका ये है कि प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट की वजह से रिड्यूस भी हो रहा होगा। ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि भाई ऑप्शन वन की तरफ चले जाओ, मैं कहूंगा कि भाई गो फॉर ऑप्शन वन। इसने क्या पूछा हुआ है सवाल आपका, इसने बोला हुआ है कि भाई बताओ एडवाइस विच ऑप्शन यू शुड चूज, मैं बोलूंगा भाई चूज ऑप्शन वन। मैं इसको बोलूंगा चूज ऑप्शन वन, इसलिए मैं ऐसे पॉइंट्स में समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन वन चूज करो। और इसका सिर्फ ऑप्शन वन चूज करने पे आपको रिकमेंडेशन का नंबर नहीं मिलेगा, आपको बताना पड़ेगा क्यों ऑप्शन वन, क्योंकि आप बोलोगे कि हो सकता है प्रोबेबली कि ये जो भी बंदा है, क्या नाम था इसका, बीसी, बीसी में नॉट बी एबल टू ऑब्टेन बैंक लोन बिकॉज देयर इज ऑलरेडी, देयर इज ऑलरेडी बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑलरेडी बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ हुआ है, तो भाई आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसके कुछ पॉइंट्स करके वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारे सवाल था। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, वरना फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलें। बस चैट में ही मुझे बता देना कि भाई ओके है, तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ठीक है जी।